एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज सोशल साइंस सब्जेक्ट से हम देखने वाले हैं 9th क्लास का बोर्ड एग्जाम में जो आने वाला है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम अभी देखने वाले हैं। आपका ये 2 तारीख को एग्जाम होना है और फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होना है। इसका जो शेड्यूल तैयार किया गया है, आप उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी आपको हो गया होगा। 2 तारीख को 9:45 से यानी कि पौने 10 बजे से 1 बजे तक एग्जाम होगा। चलिए शुरू करते हैं सोशल साइंस का ये सेट, और हम एक सेट अभी बना करके दिखाएंगे आपको। आप साथ में बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आप जब क्लास को आगे बढ़ेंगे, 10th क्लास में जाएंगे, तो आपको सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर ट्यूशन आपको मिलता रहेगा। इंग्लिश का, हिंदी का, साइंस का और मैथ का, सोशल साइंस का, सभी विषय का PDF आपको मिलता रहेगा। आप इससे तैयारी बेहतर ढंग से करेंगे और बोर्ड एग्जाम में ढंग का नंबर ले लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। हम आज सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का एक सेट ले रहे हैं और इसे हम देखने वाले हैं कैसे इसका बनाएंगे, कैसे हल करेंगे। तो आप OMR शीट पर इसको रंगते हैं। आपके पास कुल समय होता है 1.5 घंटा का और इसमें 40 प्रश्न रहेंगे। 1.5 घंटा में 40 प्रश्न का उत्तर देना है। 1.5 घंटा में 40 प्रश्न का आंसर लिखना है और आपके पास सभी प्रश्न इसके अनिवार्य होंगे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन सेट रहेगा उसमें 40 क्वेश्चन ही रहेगा और 40 को आंसर देना है। मतलब एक भी सवाल को आपको छोड़ना नहीं है। सभी के लिए अंक निर्धारित किए गए हैं। 1 अंक, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। इस तरह से इंस्ट्रक्शन भी आपको दिया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं इसका पहला सवाल। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे अभी तक, आगे सब्सक्राइब करके और इसी तरह से वीडियो को आप देखते रहिए। पहला सवाल है, जो जलभाग 3 ओर से जल स्तर से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं उसको हम लोग खाड़ी कहते हैं। 3 तरफ से घिरा, एक तरफ से उसमें रास्ता रहता है तो वो खाड़ी कहलाता है। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्य का समूह है? झारखंड के पड़ोसी राज्य यानी झारखंड के चारों तरफ कौन कौन से राज्य हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप जानते हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। ये मध्य प्रदेश भारत के पड़ोसी राज्य नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर तेलंगाना, ये पड़ोसी राज्य नहीं है। फिर इसमें आप देखेंगे डी में, तो डी में कौन, ये मध्य प्रदेश यहाँ भी आ गया, ये नहीं है। तो इस तरह से ये तीनों गलत ऑप्शन हो जाता है। आपको याद भी रखना होगा कि झारखंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन है। झारखंड के चौहद्दी भी आपको याद रखना होगा, तो इससे आप बना लेंगे अच्छे ढंग से। तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित का मतलब होता है कि कौन किसका मिलान सही नहीं है, ठीक है। जैसे हिमालय, नंदा देवी, मतलब क्या लिखा हुआ है कि हिमालय का एक चोटी है जो नंदा देवी है, तो ये नंदा देवी हिमालय का चोटी में नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय मरुस्थल बरखान, बरखान भारतीय मरुस्थल नहीं है। भारत का मरुस्थल का नाम बरखान नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी, प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी सरकार नहीं है, उत्तरी छोटा नागपुर लिखा हुआ है, छोटा नागपुर इसको पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी छोटा नागपुर, ये मिला हुआ सुमेलित है ना। लिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है? उत्तरी मैदान। सभी सघन जनसंख्या किसको कहेंगे? जहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा, ठीक है। अगला सवाल है, यहाँ पर सवाल है, एक कथन है और एक कारण है। इस तरह के जो सवाल आते हैं, कथन और कारण क्या होता है कि ये कथन है, मतलब ये कहा गया है और इसका कारण ये है। तो ये कथन जो एक लाइन में लिखा हुआ रहता है वो इस कारण से है कि नहीं है, उसी को ये जवाब देना रहता है। जैसे गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है, ये एक कथन हो गया कि गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है, ठीक है ना। ये एक कथन हो गया। इसका ये कारण है कि गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। तो ये कारण है। मतलब क्या कि जो ये लाइन जो लिखा गया, ये गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होती है, इसी के कारण होता है। किसके कारण? कि गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और नदी गर्मी के दिनों में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। इसी कारण सालों भर गंगा में जल प्रवाहित होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो नदी में, गंगा नदी में सालों भर जल रहता है, वो इसी कारण होता है कि गर्मी में हिमालय पर्वत पिघलता है और उससे जल मिलता है, इसी कारण होता है। यानी कि ये कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है ना।
कथन और कारण दोनों सही है, तो ये इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? तो नदियों का महत्व आप जानते हैं सिंचाई में, नौ संचालन में, जल विद्युत में, ये सब में होता है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। भारत में अगला सवाल है कि भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सा ऋतु प्रारंभ होता है? आप जानते हैं मानसून जब आता है तो वर्षा ऋतु प्रारंभ होता है, और मानसून के जाने के बाद शीत ऋतु शुरू होता है, फिर उसके बाद शरद ऋतु होता है, तब ग्रीष्म ऋतु होता है। सवाल है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वह किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसको एक बार आप लोग बुक में देख लेंगे कि वर्षा के अनुसार जो वन पाया जाता है वर्षा के अनुसार वो किस किस प्रकार का वन पाया जाता है। ठीक है। अगला सवाल है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहेंगे? तो इसको आप लिंगानुपात कहेंगे कि लिंगानुपात में क्या होता है कि प्रति 1000 पर महिलाओं की संख्या जितना होता है उसको लिंगानुपात कहते हैं। अगला सवाल है किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? तो कानून संसद बनाता है, ये और कोई कानून नहीं बना सकता। प्रधानमंत्री भी अपने आप कानून नहीं बनाता है, वो संसद के अधीन निर्भर होता है। ठीक है। राष्ट्रपति तो केवल कानून पर को पारित करता है, सर्वोच्च न्यायालय कानून नहीं बना सकता है, वो पालन करवाता है कानून को। तो बनाता कौन है? संसद बनाता है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ? रंगभेद की नीति जो दक्षिण अफ्रीका में था उसमें वो 26 अप्रैल 1994 में खत्म हुआ था। रंगभेद की नीति क्या था? रंगभेद क्या था? यहाँ पर कलर के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में गोरे और सांवले दो तरह के जो कलर के आदमी रहते थे वो दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। रंगभेद की नीति उसी को कहा गया है। ठीक है। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह किसका परिभाषा है? तो अब्राहम लिंकन ये परिभाषा दिया था। ठीक है। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार आते रहता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत में संविधान सभा जब बनना शुरू हुआ था तो उसकी पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुआ था। अगला सवाल है लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है? मतलब कितने क्षेत्र पर कितने जगह पर निर्वाचन होता है? तो आपको पता है 543 क्षेत्र पर निर्वाचन होता है, यानी 543 सीट पर निर्वाचन होता है, लोकसभा के सांसद बनते हैं। ठीक है। या फिर ऐसे भी ये क्वेश्चन आता है कि भारत में सांसदों की संख्या, निर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी होती है? तो आप वहां पर 543 ही मारेंगे। ठीक है। हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है, यानी कि संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितने हैं? तो ये 6 है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो गृह मंत्री। राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा गृह मंत्री होता है। सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इस विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। ठीक है। किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी। ठीक है। ये गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। केंद्र सरकार का प्रमुख नेता कौन होता है? प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होगा? यहाँ पर आप राष्ट्रपति पर नाम लगा देंगे चिन्ह, क्योंकि सरकार का प्रमुख नहीं होता है राष्ट्रपति, सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल उगाते हैं तो उसको हम लोग को कौन सा प्रणाली कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे बहुविधि फसल प्रणाली। ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पालमपुर के बारे में आप जानते होंगे, वहां से आप देख लेंगे। इसके यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें है कि पालमपुर में 450 परिवारों ने में से लगभग 1/3 परिवारों के पास खेती करने के लिए भूमि नहीं है। ये कथन है, सही होगा। ठीक है। पालमपुर की कहानी आप देख लेंगे। जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज पर निवेश किया? शिक्षा पर निवेश किया। ठीक है। निम्नलिखित में कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आता है? तो तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलाप में आप जानते हैं तृतीय क्षेत्र कौन है? तो बैंकिंग तृतीय क्षेत्र है, शिक्षा तृतीय क्षेत्र है, पर्यटन तृतीय क्षेत्र है, और ये जो खनन है ये द्वितीय क्षेत्र है। ठीक है।
ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है। अगला सवाल है, भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की? तो आप जानते हैं दोपहर का भोजन जो दिया जाता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें राज्य सरकार का भी कुछ अंश होता है। वो सभी सरकारी विद्यालयों में दोपहर का भोजन दिया जाता है, यानी कि मिड डे मील दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि कक्षा में बच्चों की उपस्थिति बढ़े, क्योंकि सभी को पता है, सरकार को ये पता है कि हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है और जिसके कारण बच्चे विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं। तो उनको विद्यालय आने के लिए अगर हम एक टाइम का भोजन देंगे तो वो घर में अपने माँ बाप के साथ काम करने खेत में नहीं जाएंगे या कहीं पर और नहीं जाएंगे, बल्कि विद्यालय आना चाहेंगे और बच्चों को गार्जियन भी भेजना चाहेंगे। इसीलिए मिड डे मील चलाना प्रारंभ किया सरकार ने। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया? तो केरल में। केरल ये सबसे पहला राज्य था जो निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा? यह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, ये जो चलाया गया सरकार द्वारा कार्यक्रम राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, इसके अंतर्गत है कि 15 दिन तक अगर किसी को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसको बैठा करके रोजगार भत्ता दिया जाएगा, बिना काम किए भी उसको वेतन मिलेगा। इस तरह के नियम पारित किया गया है। अगला सवाल है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन व्यक्ति कितने कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृति की गई है? 2400 कैलोरी। ठीक है। अगला सवाल है, किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? तो ये एफसीआई, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एफसीआई गोदाम, वही भारतीय खाद्य निगम है। इसी में गेहूं और चावल का भंडारण किया जाता है। सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। इस कीमत को क्या कहते हैं? तो निर्गत कीमत कहते हैं। ठीक है, निर्गम कीमत, इसको क्या कहते हैं? निर्गम कीमत कहते हैं। अगला सवाल है, द स्पिरिट ऑफ लॉन्ज नामक रचना का रचनाकार कौन है? तो ये एक तरह का रचना है, ये बुक है और इसके रचनाकार हैं मॉन्टेस्क्यू। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो लुई 12वां का। ठीक है, लुई 12वां का शासन था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर लुई 12वां का शासन था। अगला सवाल है, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग घेटो कहते हैं। एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग करना, अलग रखा जाता है। अगला सवाल है, भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? ये था ब्रैंडिस। भारत का प्रमुख वन महानिदेशक ब्रैंडिस था। झूम खेती को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो घुमंतू खेती। झूम खेती को क्या कहते हैं? घुमंतू खेती। घुमंतू खेती। भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। औद्योगिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? तो 1871 में पारित हुआ था। रूस की क्रांति कब हुआ था? 1917 में रूस की क्रांति हुआ था। इस तरह से ये 40 क्वेश्चन जो अभी हम देखे, ये 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको अनेक क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को देखें। अब हम यहाँ पर और क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये सब देखिए सेट, आप इसे बड़ा करके आप देख लीजिएगा और आप इसको एक बार सरसरी निगाह से जरूर पढ़ लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और एक बार पढ़िएगा। इसमें आपको ऑप्शन भी, सबका उत्तर भी दिया हुआ है। ठीक है। जैसे फ्रांसीसी क्रांति पार्ट 1 है, फ्रांसीसी क्रांति, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं और एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा ना तो आपको याद भी हो जाएगा ये सारे क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एक एक बार, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लीजिएगा और वीडियो पॉज करके इस सारे क्वेश्चन को आप देखिए। चलिए नेक्स्ट हम पेज पर चलते हैं। इस पेज में आप देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति यहाँ पर दिया हुआ है ना। इससे सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा पार्ट से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। आप इससे ध्यान से देखिए और पढ़िए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा।
अगला पार्ट है, ये देखिए इस पेज को भी आप देखिए, नेक्स्ट पेज आ गए हम लोग। नेक्स्ट पेज में आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ भी हैं। ठीक है, इस तरह से सभी क्वेश्चन को आप एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और सब क्वेश्चन को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर इस पार्ट 3 से नाथसीवाद एवं हिटलर का संबंध, नाथसीवाद और हिटलर का संबंध, इस पार्ट से अनेक प्रश्न बन रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं, आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में आने वाले ये सभी प्रश्न हैं। अगला पेज में हम लोग देखते हैं। अगला पेज, ये अगला पेज, ठीक है। इस पेज में आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ भी बने हुए हैं। ये चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, ठीक है, ये चौथा पार्ट, ये पांचवा पार्ट। आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और पूरा क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगला पेज हम लोग देखते हैं। इस तरह से इस पेज में आप देखिएगा, भूगोल से है, भारत की आकार में स्थिति, यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे। यहाँ से जब प्रश्न को देखेंगे तो बहुत सा ऐसा प्रश्न है जो आप पढ़े हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा आंसर सही होगा, तो ये सारे आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसको एक बार जरूर देख लेंगे। ठीक है, अगला सवाल, अगला पेज में हम लोग आते हैं। इस पेज में देखिए, यहाँ भी आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और एक एक सवाल को आप देखिए, पढ़ लीजिए, एक बार अवश्य ध्यान से पढ़िए। आपको पूरा सवाल को पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आप उसको पढ़िए। अगला पेज में हम चलते हैं। इस पेज में देखिए, यहाँ पर उपग्रह से संबंधित, जलवायु पाठ से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं। वीडियो को यहाँ भी आप पॉज कीजिए और पूरा सवाल को एक बार स्क्रीन को जूम कर करके पढ़ के देख लीजिए। ठीक है, अगला पेज में हम लोग चलते हैं। इस पेज में देखिए, यहाँ भी पेज, इस पेज में भी आप वीडियो को पॉज कीजिए और पूरे सवाल को एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। बस देखना है, आपको याद होते जाएगा, कोई भारी सवाल नहीं है, सभी सवाल एकदम आसान आसान है। चलिए अगला अगला सवाल हम देखते हैं। इस पेज में देखते हैं। इस पेज में देखिए, यहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस वीडियो को पॉज कीजिए, आप अपना पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे चीन की संसद को क्या कहते हैं, तो राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय के लिए शक्ति किसके पास होती है, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास होती है ना, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास होती है। मैक्सिको में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कितने वर्षों में होता है, तो इसका सही ऑप्शन देखिए डी, ये 6 वर्ष के लिए होता है। रॉबर्ट मुगाबे कहाँ का राष्ट्रपति था, जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति था। चीन में 1958 से 1961 के बीच बैसन में पड़े अकाल में कितने लोग भूखे मारे गए थे, तो ये सभी का ऑप्शन आपको आंसर भी दिया हुआ है, आप उसको एक बार देख लेंगे, आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगला पेज में हम लोग चलेंगे। अगला पेज यहाँ देखिए, इस पेज में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीन को जूम कर करके पूरा सवाल को आप यहाँ से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, हम अगला पेज में चलते हैं। इस पेज में देखिए, इम्पोर्टेंट पेज ये है और इस पेज में आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पॉज कीजिए वीडियो को, स्क्रीन को जूम कीजिए और आप देखिए। ठीक है, स्क्रीन को जूम कीजिए और देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी का हल देख लीजिए और आपके क्वेश्चन यहाँ पर हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से लड़ेंगे, आएंगे एग्जाम में। एक बार एग्जाम से पहले आप इसको अवश्य देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एग्जाम के बाद आप 10th में जाएंगे और 10th में आप पहला पार्ट से लेकर के शुरू करेंगे हम SST का, विज्ञान का और मैथ का, तीनों का पहला पार्ट से हम शुरू करेंगे। आप प्रतिदिन क्लास से जुड़िएगा और पढ़ाई शुरू रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, धन्यवाद। एग्जाम आप ठीक से दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।